अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस शानदार व्लॉग में हम आपको लेकर चलेंगे केटी बंदर के सैर पर, जहां आप देखेंगे तारीखी साहिल, समंदर के दिलकश नज़ारे और वो पोशीदा खूबसूरत मकामात जो अभी तक बहुत कम लोगों ने देखे हैं। इस सफ़र के दौरान हमने एक बेहतरीन फार्म हाउस का भी दौरा किया, जहां सुपारी के सरसब्ज़ दरख्त और खुशबूदार इलायची के पौधे देखकर दिल खुश हो गया। तो आइए हमारे साथ केटी बंदर के इस खूबसूरत दुनिया को दरियाफ़त कीजिए और जानिए इस इलाके के अनोखे राज। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ ख़ास मौजूद है। सिर्फ मुमताज़ फ़िलहाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं एक बेहतरीन से जगह को एक्सप्लोर करने। हम चलेंगे केटी बंदरगाह पर और वहां पे आपको तारीखी मकामात दिखाएंगे। और हमारे सामने ये गाड़ी है और इस गाड़ी में हम जाएंगे। ये है हमारे प्रेस क्लब के केटी बंदर के सदर मोहम्मद इलियास साहब की, और साथ में है मीर ओस्मान, और ये भी हमारे प्रेस क्लब के हिस्से हैं। इधर है हमजा मालियो साहब। तो हम सब निकलते हैं, अभी बैठते हैं गाड़ी में और बस अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं और रास्ते के मनाज़र आपको दिखाते चलते हैं। तो लेट्स गो टू केटी बंदर। अभी हम केटी बंदर की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये दोनों अतराफ में हमारे समंदर है। ये जो जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं, ये बीचों बीच जा रहा है समंदर के, और दोनों तरफ भी समंदर है। हदूद का मतलब कि हम तो यानी कि तहसील के अंदर तो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन जो दरिया है, जो बंदरगाह है केटी बंदर की, उसके हदूद में हम पहुँच चुके हैं। तो ये भी ज़मीन कभी ज़रख़ेज़ हुआ करती थी, जो आजकल समंदर है। और यहाँ पे बहुत सारे ये झोंपड़े आपको नज़र आएंगे, और जब पानी आता है, जब सैलाब आता है, तो ये सारे जितने भी झोंपड़े हैं, ये घर हैं, ये चले जाते हैं पानी की ज़द में। ये इसकी इन लोगों की एक अनोखी तारीख़ है, एक अनोखी हकीकत है। ये किस तरह से यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, यानी कि बिल्कुल ये एक चैलेंज है। ये इस तरफ देखो, अभी पानी ऊपर आ चुका है और हम बिल्कुल अभी समंदर के समझो के बीचों बीच जा रहे हैं। दोनों तरफ पानी है, बीच में एक रास्ता बना दिया गया है। और इस तरफ भी ये घर बने हुए हैं, और ये कुछ देवी वगैरह के दरख्त हैं और कुछ मैंग्रोव्स के दरख्त वगैरह हैं, जो हम आगे आपको जाके दिखाएंगे। तो चैनल को देखते रहें। इस वक्त हम मौजूद हैं केटी बंदर सिटी के अंदर। ये इस सिटी के अंदरूनी मनाजिर हैं, और फिर आगे हम चलते हैं वहाँ पे दरिया पे जेटी पर। दोस्तों, इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ केटी बंदर के साहिल पर, और मैं इस वक्त एक बड़े बांध के साथ हूँ। ये एक बांध दे दी गई है केटी बंदर के शहर को। केटी बंदर का शहर एक पूरा आइलैंड की तरह बना हुआ है, और उसके चारों तरफ एक ये बांध जो लगा दी गई है। ये आप जो समंदर देख रहे हैं, ये घूम फिर के इस बांध के पूरे शहर को लिपट लेता है अपने गोद में। तो मैं इस वक्त इस बंदर पे मौजूद हूँ। ये कभी एक बड़ा खुशहाल बंदर हुआ करता था, और ये तारीखी बंदरगाह है। यहाँ पे केटी बंदर एक म्यूनसिपल था, और यहाँ से बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ आते थे जो लंगर अंदाज होते थे, और यहाँ से व्यापार भी हुआ करता था। और कहा जाता है कि किसी टाइम में ये इंडस डेल्टा का जो पार्ट हुआ करता था, जो इंडस जो रिवर थी वो यहीं आकर डेल्टा करती थी, लेकिन अभी वो खारोछान के मकाम पर कर रही है। यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बंदरगाह
जो तारीख़ी बंदरगाह है, इसका जो संग बुनियाद रखा था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कि इसको एक पोर्ट कासिम की तरह या ग्वादर बंदरगाह की तरह इसको बनाना था, लेकिन वो मंसूबा अधूरा ही रह गया और अभी तक वो तकमील तक नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी इसका एक तारीख़ी मकाम है। यहाँ पे कभी राइस मिल्स हुआ करती थी। ये सारी ज़मीन जितनी भी है, ये यहाँ पे के लोगों ने मुझे ये बताया कि ये जो ज़मीन है ये ज़रख़ेज़ हुआ करती थी। यहाँ पे दरिया सिंध का पानी आता था और यहाँ पे समंदर का कोई नामो निशान नहीं था। अभी जो मौजूदा केटी बंदर है ये तीसरा केटी बंदर है, क्योंकि इससे पहले जो 2 केटी बंदर थे वो अंदर समंदर में चले गए मीठे पानी ना होने की वजह से। तो इस वक्त ये जो जेटी मेरे पीछे देख रहे हैं, मेरे कई जो पहले वीडियो मैंने इसी चैनल पे अपलोड की हैं वो आप देख लेंगे। मेरे पास आए थे बाबर डार वाले, तो उस वीडियो में आप देखेंगे। तो ये बिल्कुल जेटी जो अभी टूटी फूटी पड़ी हुई है, ये बिल्कुल एक सही तरीके से बनी हुई थी, लेकिन आज इसके सिर्फ ये निशानात नज़र आ रहे हैं और ये जेटी बिल्कुल टूट चुकी है। इसे भी मैं नहीं कह सकता कि ये खस्ता हालत में है, क्योंकि ये बिल्कुल ना होने के बराबर है और ये ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त वीर है और पानी ऊपर आ चुका है और जब आलड़ हो आएगी तो ये पानी नीचे चला जाएगा। हम गए थे अंदर। मैंग्रोव्स यहाँ पे बहुत मशहूर हैं, बहुत किस्म के मैंग्रोव्स हैं जो यहाँ का एक तो हवा को दबाव को रोकता है, जो समंदरी आफात जो तूफ़ान आते हैं उनको रोकता है और समंदर की लहरों को रोकता है, और जो खारा पानी ऊपर आने की कोशिश करता है उसको भी वो रोकने में मदद करता है, क्योंकि पानी चलता है हवाओं के दबाव से, तो उनको रोकने की कोशिश करता है। तो अभी चलो चलते हैं, कुछ यहाँ पे लोकल्स हैं उनसे बात करते हैं। एक दोस्त है हमारे शकील मेमन साहब, वो बहुत ही एक तारीखदान भी है, टीचर भी है गवर्नमेंट के, और माशाल्लाह वो बहुत ही ज़हीन है। मौजूद हूँ केटी बंदर के बंदरगाह पर, जिसका संग बुनियाद बेनज़ीर भुट्टो ने रखा था, लेकिन वो बदकिस्मती से अपनी तकमील तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे एक समझो कि हिस्टोरियन बंदा मेरे पास मौजूद है, जो साईं शकील के रूप में हमारे साथ मौजूद है। शकील अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब। और साईं शकील आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए सबसे पहले तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। और अभी हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो केटी बंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसको केटी बंदर क्यों कहा जाता है, या थोड़ी इसकी कुछ हमें हिस्ट्री बता दें। देखिए, ये जिस ज़माने में गाड़ियों और रोड रास्तों का तस्वर नहीं था, और सारा कारोबार था जो कश्तियों और अपने जहाज़ों के ज़रिए होता था, उस टाइम पे बंदरगाहों की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। और ये उन्हीं में से एक बंदरगाह है केटी बंदर, जो कि दरियाए सिंध और अरबियन सी के जंक्शन पे है, जहाँ से दरियाए सिंध पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करता हुआ अरबी समंदर में दाखिल होता है। तो उसके किनारे पे ये लोकेशन मौजूद है। दोनों की एक जगह पे समझो कि एक तरफ वो दरियाए सिंध और दूसरे तरफ हमारे अरबियन सी है। जो सारा माल वगैरह पूरे ऊपर के इलाकों से दरिया के ज़रिए यहाँ पर आता था, और यहाँ से जो चावल और दूसरे जो अशिया होती थी सेल करने के लिए, फिर यहाँ से दूसरे ममालिक जैसा कि अपना यमन है या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के अलावा हम ज़्यादातर अपना श्रीलंका तक सही जाता था, बे ऑफ बंगाल तक, और पूरी दुनिया में जाता था यहाँ से। तो इस तरह ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है केटी बंदर। माजी का एक बहुत बड़ा शाहूकार इलाका है। यहाँ के वासी, यहाँ के जो रवासी होते थे वो बड़े शाहूकार होते थे। यहाँ के लोग जो है वो अपने
माल मवेशी पालते थे, क्योंकि रिवर इंडस का पानी यहाँ पर पूरा साल दस्तयाब होता था और चावल और घास तो यहाँ पर इतनी वाफर मकदार में होती थी कि दूर दराज से इलाकों के लोग यहाँ पर आते थे चावल की कटाई की मजदूरी करने के लिए, और घास यहाँ पर ऐसे ही उग जाती थी और वहाँ पे माल मवेशी चरते थे और फिर उनसे दूध निकलता था। और उस टाइम पे हमारे लोग केटी बंदर के लोग दूध बेचने को गुनाह समझते थे। अच्छा। अपने दूध को जो है वो उसमें से दही बनाते थे, मक्खन बनाकर फिर देसी घी यहाँ से सेल आउट होता था, वो भी टनों के हिसाब से। ये इलाका देसी घी का इलाका कहलाता था। माशाल्लाह। अच्छा, आपने अभी ये बात कही कि इंडस रिवर जो यहाँ डेल्टा करता था, तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो खारोछान का मकाम है वो इंडस रिवर वहाँ पे डेल्टा करता है या करता था। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इंडस डेल्टा यहाँ पे जो डेल्टा करता था या वहाँ पे करता था? अब जैसा कि रिवर जो होती है जब वो वहाँ से निकलती है तो मुख्तलिफ दरियाओं से मिलके बनती है। हमारी इंडस रिवर भी पीछे जो है वो 4-5 दरियाओं से मिलके एक बनती है, और फिर जब वो आके समंदर के करीब समंदर में जब गिरती है तो यहाँ पर पहुँचते हुए भी ये मुख्तलिफ शाखों में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर जब पहुँचती है तो उसकी मुख्तलिफ शाखें बन जाती हैं। तो समंदर के करीब पहुँचने पर इंडस रिवर के कोई 12 के करीब क्रीक्स बन जाती हैं। तो जब पानी वाफर मकदार हुआ करता था तो ये 12 जो क्रीक्स थी ये मीठे पानी की क्रीक्स थी, ये रिवर इंडस का डेल्टा था। अब चूँकि पानी कम हो गया है, पानी की दस्तयाबी कम हो गई है, तो ये डेल्टा भी सुकड़ गया है। अब सिर्फ एक जो मेन चैनल है उसी में से मीठा पानी साल के कुछ अरसे में होता है, क्योंकि ये पहले जो रिवर था वो पैरेलल था, पूरा साल चलता था। फिर ये हो गया सीजनल, सिर्फ जो है वो जून और जुलाई के सीज़न में होता था, बारिशों के सीज़न में होता था। उसके बाद ये रिवर बन गया वोकेशनल। वोकेशनल का मकसद जब कोई फ्लड होता है या कोई बड़ा इवेंट होता है तो यहाँ पर उस रिवर में डेल्टा में पानी आता है, अदरवाइज़ पानी नहीं आता। शकील भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो अभी हम जिस क्रीक पे बैठे हुए ये तो एक माशाल्लाह तारीखी बंदरगाह है, और मुझे जो मैं मैप में ऊपर से देख रहा हूँ तो ये मुझे पूरा एक यानी कि पेनिनसुला की तरह लगता है, जिसके तीनों अतराफ में पानी है और बीच से एक रास्ता जा रहा है, तो ये तो उसके अंदर समेटे हुआ है। लेकिन यहाँ पे कौन से जो मशहूर दरख्त वगैरह होते हैं जो आपके हिसाब से? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि केटी लफ्ज़ जो है इसकी मीनिंग ये बनती है कि 3 अतराफ से समंदर को एक ही उसका रास्ता हो। इस तरह की ज़मीन के टुकड़े को केटी कहा जाता है। तो जिस तरह इसके इलाके का नाम ही केटी बंदर है, तो ये तो जो रिवर की जो ज़मीन होती है, जो ज़मीन रिवर बनाती है, जो हमारी नदी है ये ज़मीन भी बनाती है। तो जो नदी ज़मीन बनाती है वो इस तरह की बनाती है जिसके 3 अतराफ से पानी हो, एक तरफ उसके तरफ रास्ता हो, तो उसको केटी कहा जाता है। और ये चूँकि हमारा जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव के दरख्त होते हैं, और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि दुनिया का 6ठा बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारा इलाका है। अच्छा, ये जो मैंग्रोव आप बता रहे हैं ये इसकी प्लांटेशन होती है या ये कुदरती तौर पे लग जाते हैं? अब मैंग्रोव जो है तो कोई लाखों सालों से, जब से ये डेल्टा बना है तब से है। तो अच्छा, यानी कुदरती तौर पे, फितरी तौर पे। लेकिन जब से यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने इसमें इंटरवेंशन किया है तो वो अब इसकी प्लांटिंग करते हैं हर साल इसमें जो इसकी बढ़ाने के लिए, और उसके साथ इसकी प्रोटेक्शन के लिए भी वो कोशिशान रहते हैं कि उनको नुकसान नहीं पहुँचाया जाए। क्यों, मतलब कि इसकी प्रोटेक्शन क्यों की जाती है? इसके अंदर जानवरों के हवाले से या इनकी कोई जो लकड़ी है वो कुछ कीमती है, किस वजह से क्यों की जाती है? अब देखिए कि जब छोटे पौधे लगाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी कोशिश है कि मैंग्रोव को बचाया जाए, इसीलिए वो हर साल नई प्लांटिंग भी करते हैं, और जो पहले से मौजूद रखते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर उनके लोग मौजूद होते हैं। ये प्रोटेक्शन प्लांटिंग को जो एनहांसमेंट इसीलिए ज़रूरी है यहाँ इलाके के लिए, क्योंकि ये देखिए समुद्री इलाका है, यहाँ पे आए रोज़ साइक्लोन आते रहते हैं और यहाँ के लोग जो है वो माहीगिरी से वाबस्ता है। तो माहीगिरी का जो डायरेक्ट सनद है वो मैंग्रोव से वाबस्ता है, क्योंकि मछली और झींगे वगैरह जो हैं वो नहीं मैंग्रोव में पलते बढ़ते हैं। और साइक्लोन जो आते हैं, तेज़ हवाएं, तूफ़ान और हैवी रेन्स, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी जो छोटी कश्ती हैं, छोटे माहीगीर जो हैं जो बाहर समंदर में होते हैं,
तो उस वक्त उनके लिए ज़िंदगी बचाने के लिए अगर कोई चीज़ मौजूद होती है तो ये मैंग्रोव्स के दरख्त ही होते हैं जो उनको ज़िंदगी बचाते हैं लोगों की। और आपके चीज़ से एक मुझे सीखने को भी चीज़ मिली और जिसकी मैं पहले मीनिंग नहीं जानता था। जैसा कि आपने बताया कि केटी हम उसी जगह को बोलते हैं जिसके 3 अताप से पानी आता हो, जिसको हम पेनिनसुला भी बोलते हैं। तो ये हमेशा कंफ्यूजिंग रहती थी कि कई जगहों पे यहाँ पे सिंध के अंदर या दरिया के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है केटी का, तो किसी को ये पता नहीं था कि केटी के किसको बोलते हैं। तो ये हमारे समझो कि इल्म में इजाफा हुआ और आपने बहुत अच्छी तरह से हमें ब्रीफ किया, बहुत अच्छी तरह से आपसे हमें इंफॉर्मेशन मिली। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। हम भी आपको बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें टाइम दिया। थैंक यू। ठीक है, ये बज्जो है, बज्जो बज्जो ये बज्जा है, बज्जा। और ये केटी बंदर का एक ट्रेडिशनल है। अच्छा, उत्तर तालुकात केटी बंदर इकबाल काश के लिए आ जाए। मार्केट में अवेलेबल कौन मिलता है? अच्छा शकील भाई, ये बज्जा किस चीज़ से बनता है? ये दाल से बनता है और जो दाल होती है उसको चने की दाल। स्पेशल प्रोसेस से, चने की दाल भी उसको एक स्पेशल प्रोसेस से गुजारा जाता है और एक दिन के लिए इसको भिगोया जाता है, उसके बाद उसको घोटा जाता है। सही। उसके बाद जो है इसका एक मटीरियल तैयार होता है, फिर उसमें दूसरे मसाले डाल के इसको जो है वो घी या फिर तेल में फ्राई किया जाता है। अच्छा, ये तो यानी कि सुनने में आया कि ये केटी बंदर के अलावा किसी और जगह पे नहीं बनता। आप ये और एक ट्रेडिशन जो पापड़स को बोलते हैं, उर्द के आटे का ये बनाया हुआ पापड़ है। और इधर रोटी आ चुकी है और सलाद लग चुकी है हमारे सामने और सालन वगैरह। ये मोहब्बत है शकील भाई की। इस वक्त मैं केटी बंदर शहर के अंदर मौजूद हूँ। हमारी गाड़ी भी यहाँ पर आ चुकी है जिसमें इलियास साहब बैठे हुए हैं और ये शकील दोस्त जिसने हमें ब्रीफ किया ये भी मौजूद हैं। तो ये केटी बंदर शहर की एक और भी सौगात मशहूर है। यहाँ पे एक बनता है देसी घी का हलवा। वो इस वक्त अभी दुकान तो वो बंद है, नहीं तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाता। यहाँ पे वो जो मशहूर उनका हलवा है और बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ से ये हलवा वगैरह लेने के लिए। तो ये एक तारीख़ी मकाम है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये किसी दौर में एक बेहतरीन अंग्रेज़ों के ज़माने में म्यूनसिपल हुआ करती थी और यहाँ से कराची ख़ुद कर्जा लिया करता था। तो ये एक बेहतरीन यहाँ पे एक बीच भी बना हुआ है और यहाँ पे अच्छी कैंपिंग भी हो सकती है। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ आए थे इसको विज़िट करने और हम अभी इसको अलविदा करके निकल रहे हैं आगे की जानब और रास्ते में जो कुछ होंगे मकाम वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी हम केटी बंदर को अलविदा करके निकल रहे हैं यहाँ से और यहाँ पे माशाल्लाह हमें बहुत ही इज़्ज़त दी शकील भाई ने, खाना वगैरह खिलाया और अच्छी तरह से हिस्ट्री भी हमें बताई जो आपको हमने सुनाई। इस वक्त मीर ओस्मान समूह साहब बैठे हुए हैं, वो गाना गुनगुना रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा गाने का लुत्फ़ उठाते हैं फिर आगे चलते हैं। कि अमल दास्तां कूक कोयल करे ऊपरे आ परे आ परे आ परे ऊपरे आ परे आ परे आ परे आओ राबेला मुरझाए जनता पया आओ राबेला मुरझाए जनता पया का सुगंध आहे जंहिंजी न तो बिन सरे ऊपरे आ परे आ परे आ परे ऊपरे आ परे आ परे आ परे। वाह दोस्तों, जिन मैंग्रोव्स की मैं बात कर रहा था तो ये देखो उनकी प्लांटेशन यहाँ कर दी गई है। एक ये नर्सरी फार्म है और ये कुछ जो बीच में दिखाई दे रहे हैं ये मैंग्रोव्स ये ख़ुद ब खुद कुदरती लगे हैं, लेकिन ये छोटे इनके अंदर मवेशी वगैरह चराया करते हैं। और हम यहाँ पे आ रहे थे तो पुलिस खड़ी है मौजूद। अभी हम विज़िट करने जा रहे हैं एक बेहतरीन खूबसूरत सा फार्म हाउस। यहाँ पे बहुत सारे कोकोनट के ये दरख्त मौजूद हैं और अंदर हम फार्म हाउस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे
सुपारी के दरख्त देखने को मिलेंगे, जो मैं भी ज़िंदगी में पहली बार देखने जा रहा हूँ। और अंगूर के बागात यहाँ पर हैं, इलायची के हैं। तो सीधे चलते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं। और ये सामने जो है बाग, यही है वो फार्म हाउस। ये वही फार्म हाउस है। ये ऊपर जो बड़े बड़े दरख्त आपको दिखा रहे हैं कोकोनट के हैं, और साथ में ये जो पतली से जो जिसका जो लकड़ दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये हैं सुपारी के। तो ऊपर सुपारी के ये जितने भी पतले जा रहे हैं, ये सुपारी के हैं। तो हम अंदर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पर हमें सुपारी मिलती है, तो वो भी देखते हैं। वाह, सुपारी का ये दरख्त है ऊपर, और ये वहाँ से ऊपर से गिरी है सुपारी। आज ये देखो ना, वाह ज़बरदस्त है ये सुपारी का दरख्त। ये ज़रा दिखाएं, ये ऊपर जा रहा है दरख्त, कितना लंबा है सुपारी का दरख्त। और ये नीचे सुपारियाँ गिरी थी जो हमने उठाई हैं अभी। ये पहली बार मैं दरख्त को देख रहा हूँ। ये ऊपर एक ये दरख्त है, एक ये है, और वहाँ आगे है कुछ ये दरख्त लगे हुए। ये सारी सुपारी का दरख्त है। देखो कितना लंबा और किस तरह से है ये। वाह, ये खूबसूरत दरख्त है कटहल का। ये इसको कटहल हम बोलते हैं यहाँ पर, पता नहीं वहाँ पे आपके ज़बान में क्या बोलते होंगे, लेकिन ये एक खूबसूरत दरख्त कटहल का है। और यहाँ पे इलायची का दरख्त है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ में जो अंगूर का दरख्त है वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखो कटहल लगा हुआ है, अभी ये कच्चा है, लेकिन इसको कटहल बोलते हैं। और इसको कोई फ्रूट बोलता है, कोई सब्ज़ी बोलता है, पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर मैंने लोगों को खाते हुए भी देखा है। और ये सामने ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये है इलायची का दरख्त है। और साथ में एक यहाँ पे है लगे हुए अंगूर। तो ये तो पता नहीं कौन सा दरख्त है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये जो है सामने वाला ये अंगूर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल का आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो मैं लूँगा आपसे इजाज़त, आगे थादेल पीते हैं और मिलेंगे एक बेहतरीन से व्लॉग में, बेहतरीन से नई कहानी के साथ। और मुझे रखिएगा अपने दुआओं में याद, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।